प्लीज़ चेक आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। मैंने अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में जो डिस्कस किया था उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे रिवोल्ट का एंड जो है वो कैसे बिगिन होता है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और इस रिवोल्ट के एंड होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। रिवोल्ट के एंड को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले आता हूँ जो कि है ये। इस लिस्ट से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लीडर्स जो थे वो इस रिवोल्ट से साइड हो गए। तो सबसे पहला है हमारा दिल्ली की तरफ से बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लड़ते लड़ते हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, जिसके कारण इनको सरेंडर करना पड़ जाता है और फिर इनको जेल कर दिया जाता है। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं, इनको एनकाउंटर के थ्रू मरवा दिया जाता है 1862 में। जगह का नाम था रंगून। अब हमारा नेक्स्ट है मेरठ। मेरठ की तरफ से जो 85 सोल्जर्स थे, इनका तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ कि कब एलिमिनेट हो चुके होंगे इस रिवोल्ट से, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अब अगला है हमारा कानपुर की तरफ से नाना साहेब। नाना साहेब क्या होता है कि ये भी बहादुर शाह जफर की तरह लड़ते लड़ते हार जाते हैं, लेकिन अपने आप को सरेंडर ना करते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं और नेपाल में जाके छिप जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है हमारा लखनऊ की तरफ से बेगम हज़रत महल। तो ये भी हार जाती हैं ब्रिटिशर से और इनको भी नेपाल में जाके छिपना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है आरा की तरफ से वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह भी हार जाते हैं इस रिवोल्ट में और लड़ते दम तक इंडिया का साथ तो देते हैं, लेकिन ये वीर गति को भी प्राप्त करते हैं साथ ही साथ। अब हमारा नेक्स्ट है झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की हैं इस पूरे हमारे रिवोल्ट में, और ये भी वीर कुंवर सिंह की तरह वीर गति को प्राप्त करती हैं लड़ते लड़ते। तो ये सब तो हमारा हो चुका है कि कैसे ये सारे लीडर्स साइड हो जाते हैं इस रिवोल्ट से, कैसे कैसे एलिमिनेट हो जाते हैं इस रिवोल्ट से। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के एलिमिनेशन के बाद होता क्या है, इस रिवोल्ट का रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या वो लोग जीत जाते हैं ब्रिटिशर से या फिर हार जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि वो लोग हार जाते हैं, क्योंकि रिवोल्ट फेल कर जाता है। अब ये तो हम समझ गए कि ये लोग साइड हो जाते हैं, इसी के लिए ये रिवोल्ट फेल हो जाता है, लेकिन ये कारण एक्चुअली में नहीं है। रिवोल्ट के बीच में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण ये रिवोल्ट फेल कर जाता है। तो अब हम उन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लार्जली लोकलाइज्ड कैरेक्टर। इस रिवोल्ट में बड़े बड़े रूलर्स इस रिवोल्ट में शामिल नहीं होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे लोग ही इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि नाना साहेब हो गए या फिर वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह भी एक ज़मींदार फैमिली से ही थे, तो ये लोग मतलब छोटे छोटे लोग थे ना, कोई बड़ा आदमी कोई बड़ा रूलर इस रिवोल्ट में शामिल नहीं होता है। तो ये एक सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि क्यों ये रिवोल्ट फेल कर जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो कॉमन एजेंडा। इस रिवोल्ट में ज़्यादातर लोग अपने अपने मकसद से ही आए थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जैसे कि आर्टिस्ट इस रिवोल्ट में इसी के लिए शामिल हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वापस से इंडिया में सेटल हो जाए, और पीजेंट्स इसके लिए इस रिवोल्ट में शामिल हुए क्योंकि वो बस इतना चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ज़मीन से हट जाए, उन लोगों को रेवेन्यू ना देना पड़े लैंड का। सब कोई अपने अपने कारण से आया। बाय चांस ही कोई होगा कि ये सोच के आया होगा कि अच्छा मैं अपने देश को आज़ाद करूँगा, इस रिवोल्ट अपना साथ दे के ब्रिटिशर्स को इस देश से भगवाऊँगा, ये उनका देश नहीं है। तो ऐसे बहुत कम लोगों ने ही किया होगा। अब मैं कंफर्म भी नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कि 10% या 5% लोगों ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन ज़्यादातर अपने मकसद से ही इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सबके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं था, इसी के कारण ये रिवोल्ट फेल कर जाता है। अब हमारा थर्ड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ विजनरी सपोर्ट। मैं मानता हूँ कि इस रिवोल्ट में ज़्यादातर लोग जो थे वो मुस्लिम थे, कोई हो सकता है कि हिंदू हो, मतलब सारे कैटेगरी के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे कास्ट के लोग इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे, और बहुत अच्छा यूनिटी का ये एक एग्जाम्पल है ये रिवोल्ट। लेकिन तब भी हर एक आदमी यही सोच रहा था उस समय भी कि ये मुस्लिम है, मैं इससे मदद नहीं लूँगा, ना ही इससे मदद करूँगा।
ये हिंदू है, मैं इसे मदद करूँगी क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, और ये भी मेरी मदद करेगा क्योंकि ये भी एक हिंदू है। तो ऐसे ही लोग सोच रहे थे इस रिवोल्ट में, जिसके कारण एक दूसरे की मदद ना करने के कारण ये रिवोल्ट फेल हो जाता है। अब हमारा आखिरी दूसरा पॉइंट है ओल्ड वारफेयर टेक्नोलॉजी। इस रिवोल्ट में ज़्यादातर लोग जो थे वो यही सब, उनके पास ना ही ज़्यादा वेपन्स थे, ना ही ज़्यादा लोगों की संख्या थी, और अगर किसी के पास कुछ होता भी था तो वो हो सकता है कि थोड़े बहुत राइफ़ल हों, एक तलवार हो सबके पास, या और शील्ड वगैरह और बो हो, एरो हो, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास क्या था? ब्रिटिशर्स के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, यहाँ तक कि वो सब ट्रेंड लोग थे, और यहाँ तक कि हर एक के पास एक ना एक राइफ़ल ज़रूर होता था, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुलेट्स भी। तो इसी के कारण हम लोग हार जाते हैं इस रिवोल्ट में, और मतलब इसमें हम समझ सकते हैं अच्छा सा कोई वारफेयर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम लोग हार जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है सीक्रेट नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश। इस रिवोल्ट में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी थे जो कि लीडर्स को हमारे धोखा दे देते हैं, और वो लोग इसी के लिए ऐसा करते हैं। वो लोग ये सोच के करते हैं कि अगर हम लोग ये ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे तो मेरे को कुछ प्रॉफिट होगा इससे, इसी के लिए ये लोग ऐसा करने लगते हैं, और बहुत सारे धोखेबाज लोग इस रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि वीर कुंवर सिंह को ही ले लेते हैं। ये एक रास्ते से जा रहे थे कहीं पे, लेकिन इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया। इन्होंने ये सबसे पहले कह दिया लोगों को कि हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब रास्ता वो आया तो उन लोगों वहाँ से सीधे नहीं गए, वो टेढ़े रास्ते से गए। सारे ब्रिटिशर्स इस रास्ते पे थे, लेकिन वो तो इस रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन एक धोखेबाज ने ये खबर पहुंचा दी ब्रिटिशर्स को कि आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, जिसके कारण वो लोग वहाँ पे घूम के आ जाते हैं और फिर वीर कुंवर सिंह को मार देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े लीडर हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसी के कारण ये रिवोल्ट का, मेरे को लगता है कि ये रिवोल्ट का बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्यों ये रिवोल्ट फेल करता है। तो सही में ब्रिटिशर्स सही कहते थे कि हिंदू जो इंडियंस है वो वर्दी नहीं है कि हम इन्हें ऑनेस्ट समझें। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ, धोखा देने वाला धोखेबाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक इंडियन है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस समय के लोग ऐसा करते क्यों थे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था ना। ऐसा होता तो हम लोग अपने पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही आज़ाद हो जाते, और ये इंडिपेंडेंस कहलाता, हम लोग 1857 को ही आज़ाद हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाए ऐसे लोगों के कारण, धोखेबाज लोगों के कारण। तो अब ये तो हमारा हो चुका है, मेरे को ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोग पता नहीं क्या करेंगे, डिसलाइक कर देंगे वगैरह, कुछ भी लिख देंगे आप तो कमेंट्स में, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये रिवोल्ट फेल तो कर जाता है, लेकिन ये रिवोल्ट बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी गेन करता है। तो इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, इस रिवोल्ट के एंड होने के क्या क्या चेंजेस हुए, वो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है एंड ऑफ कंपनी रूल। तो इस रिवोल्ट के बाद सबसे पहला अचीवमेंट ये है इस रिवोल्ट का कि कंपनी रूल एंड हो जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब ये रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है, रिवोल्ट ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो ये बात ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचती है, मतलब इंग्लैंड के राजा तक, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और वो लोग सोचते हैं कि लगता है कंपनी के कारण, मतलब इसके पहले 1857 के पहले तक कंपनी ही पूरे इंडिया को चला रही थी। और लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब ये बात पहुंचती है ब्रिटिशर्स के पास, तो वो सोचते हैं कि लगता है इंडियंस जो हैं वो कंपनी रूल से परेशान हैं। तो अब जैसे वो इंग्लैंड को चला रहे थे, वैसे ही वो सोचते हैं कि अब हम इंडिया को भी चलाएंगे। इसी के कारण कंपनी रूल ख़त्म हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चलाना शुरू कर देती है इंडिया को, जिसके कारण कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी ने बनाई थी इंडिया को चलाने के लिए, और ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था रूल्स को निकालना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था उसे रेगुलेट करना, मतलब एक तरह से पुलिस की तरह इन लोगों का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल वालों का। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर PIA को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये सब मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा,
मैं अब आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ। तो इंडिया का तो जो ब्रिटिश का रूलर होगा वो ये इंडिया में आके थोड़ी ना इंडिया को चलाएगा, है ना। तो वो लोग एक आदमी को भेजते हैं जिसका पोस्ट होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि पार्लियामेंट से ही कोई एक आदमी को चुना जाएगा और उसी का काम होता है कि पूरे इंडिया को चलाना है। और यही मेन चेंज होता है इस कंपनी रूल में। और इसी के कारण जो गवर्नर जनरल था 1857 ईयर में, वो बन जाता है फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट। तो मतलब रिवोल्ट के बाद जो सब फर्स्ट वाइसराय बनता है वो है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 में गवर्नर रहता है। तो यही मेन चेंज होते हैं इस पॉइंट में हमारे। तो अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो इस पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि ब्रिटिशर्स का रूल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल अब आ चुका है इंडिया में, तो इसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि इस रिवोल्ट का, आपको पता है कि इस रिवोल्ट का दूसरा नाम है सिपाही विद्रोह। तो ये मतलब इसमें सिपाही लोगों ने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, जो कि बात सच है। और वो थे मंगल पांडे जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, और वो एक सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा अगली बार फिर कभी ना हो, इसी के लिए वो लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी में से सारे इंडियंस को हटा देते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब कोई भी इंडियन इस आर्मी में नहीं शामिल होगा, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस ही इस आर्मी में शामिल होंगे। मतलब अभी तक तो 1857 के पहले तक तो इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन आर्मी, लेकिन अब ये आर्मी बन जाती है ब्रिटिश आर्मी। तो अब हमारा नेक्स्ट अचीवमेंट है एश्योरेंस टू रूलिंग फैमिलीज़। इस अचीवमेंट में ये होता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को चला रही है, तो जब तक कंपनी रूल चला रही थी इंडिया को, तो क्या होता है कि ये कंपनी जो थी वो रूलिंग फैमिलीज़ को ज़्यादा नहीं मानती थी, और इसी कारण उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज़ निकाले थे रूलिंग फैमिलीज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे रूलिंग फैमिलीज़ को। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, या फिर सब्सिडी अलायंस, जिसमें उनको रूलिंग फैमिलीज़ को अंडर में आना पड़ता था ब्रिटिशर्स के। तो ये सब पॉलिसीज़ को फिर हटा दिया जाता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भरोसा दिलाती है हर एक रूलिंग फैमिली को कि अब आप अपने हिसाब से पूरे अपने स्टेट को चला सकते हैं, हम आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगली बार से। बस एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि हम आपके सुप्रीम रहेंगे, हम आपसे ऊपर रहेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर करवाती है रूलिंग फैमिलीज़ को। अब हमारा फोर्थ अचीवमेंट है मोर रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस। पहले कंपनी रूल जो थी वो काफ़ी सारी चेंजेस कर चुकी थी रूल सारे धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म में ऐसा कर चुकी थी, जैसे कि सती प्रथा हटा दिया उन्होंने, और भी बहुत सारे बुरे बुरे चीज़ों को उन्होंने हटवाया। मैंने इस चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बुरी चीज़ों को ही हटवाया हमारे धर्म में से, अच्छी चीज़ों को भी हटाया। तो ये सब चीज़ एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करती है हर एक धर्म को, है ना। तो ये चीज़ वापस से ना हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चीज़ एश्योर करवाती है हर एक आदमी को कि अब ये ऐसा नहीं होगा। अब आप अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं अपने धर्म में, और वो लोग अब ये बात क्लियर कर देते हैं कि अब हम आपके धर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देंगे। तो ये अचीवमेंट होता है हमारा फोर्थ पॉइंट में। तो ये तो हमारा हो चुका है वीडियो का एंड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिसको मर्जी उसको सेंड कीजिए और सबको सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप में, एकदम पूरा एकदम वायरल करवा दीजिए मैसेज के। और मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।